बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास? दर्शकों, युद्ध को लेकर तमाम तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो खबर सामने आई वो चौंकाने वाली है दर्शकों, और आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब ट्रंप के सीने पर वार कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, जो ट्रंप का सबसे ताकतवर युद्धपोत है, ईरान दावा कर रहा है कि उस पर हमला किया। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, यही है वो USS अब्राहम और USS जेराल्ड आर फोर्ड। इस पर कैसे हमला किया गया है दिखाते हैं आपको। देखा दर्शकों आपने, यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि अमेरिका इस दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, ईरान ने तो दावा किया है कि हमने 42वीं मिसाइल खेप को छोड़ दिया है, और अमेरिका और इजराइल से बदला लिया जा रहा है। और टारगेट क्या है इस बार? अमेरिका का युद्धपोत। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे ईरान हमला कर रहा है और अमेरिका के युद्धपोत को टारगेट पर ले रहा है। अब दर्शकों, आज ईरान में रैली हो रही थी, देखिए यहां पर धमाका किया गया, देख रहे हैं आप, रैली के बीच में जोरदार धमाका हुआ है, और यहां पर ईरान के बड़े नेता मौजूद थे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा वीडियो को। दर्शकों, आप सोचिए, ईरान की सड़कों पर टॉप लीडरशिप, जिसमें पहले नंबर पर है लारिजानी, ये टॉप सुरक्षा अधिकारी हैं। और आप देखिए, मसूद पेजेश्किन भी मैदान में ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये भी लोगों के साथ आ गए हैं। और अब्बास अराक्ची, ये तीनों किरदार ऐसे हैं जो युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मुस्तफा खामनेई सड़कों पर नहीं है, वो किसी सीक्रेट लोकेशन से युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच आज फ्रांस के इलाके में जो मिलिट्री बेस है, वहां पर हमले की तस्वीर ने दुनिया को हिला दिया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीर। سواهم تتن سواهم تتن سواهم تتن। देखा दर्शकों आप कैसे हमला किया गया है, लेकिन आज ईरान ने दर्शकों एक वीडियो जारी किया। ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया जिसमें बता दिया है
खामनेई लौट आया है, खामनेई इज बैक। दिखाइए जरा इस वीडियो को फुल फ्रेम। Khomeini is dead. Khomeini is back. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया का रास्ता रोकने वाले खूंखार खलीफा की नजर ट्रंप के उस युद्धपोत पर है जिसने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरानी जहाज को तिनके की तरह डुबो दिया। उस समुद्री राक्षस को डुबोने के लिए यूएसएस अब्राहम पर पहली बार अटैक हुआ है और यह दावा ईरानी सेना ने किया है। अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत जिस वॉर जोन से की वहां नए खामनेई का कब्जा है। मोस्तबा साफ कर चुके हैं दुनिया की इस लाइफलाइन को बारूद से भर देंगे। ट्रंप ने जितने जख्म दिए एक एक की शहादत का बदला लेंगे। و نابود می‌گردد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। घायल मोस्तबा पहले से ज्यादा घातक हो गए हैं। चाहे मिसाइल गिरे या ड्रोन, ईरान का बच्चा बच्चा सड़कों पर है क्योंकि इस युद्ध में बात ईरान के आन बान शान पर आ गई है। बैटल ऑफ हॉर्मुज में अभी और घमासान बाकी है। अब दर्शकों ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि खामनेई वापस आ गए, लेकिन ये मोस्तबा खामनेई है दर्शकों जो आपको दिख रहे हैं। हॉर्मुज पर अमेरिका पूरी तरह से कब्जा चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा भी हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इस ख्वाब को मोस्तबा पूरा नहीं होने देंगे। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज दिया दर्शकों, खामनेई इज बैक, और इसी मैसेज के बाद यूएसएस अब्राहम पर हमला कर दिया गया है जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। IRGC ने यह दावा किया है दर्शकों कि अमेरिकी पोत पर हमला हुआ है, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल से अटैक किया गया है और इस हमले के बाद यूएसएस अब्राहम को भारी नुकसान पहुंचा है, यह ईरान दावा कर रहा है। IRGC ने बताया कि हमला ओमान सागर में ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर किया गया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि हमले के बाद अमेरिकी पोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप इलाके से भाग गया। IRGC ने दावा किया है कि पोत अब ऑपरेशनल भी नहीं रहा है। हालांकि वॉशिंगटन ने IRGC के दावे को खारिज कर दिया है। साथ ही यूएस मीडिया ने यह भी बता दिया है कि एक ईरानी जहाज यूएस युद्धपोत अब्राहम के बेहद करीब आ गया था। इस दौरान ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना ने भारी गोलीबारी की। पहले की तरह यूएसएस अब्राहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अब्राहम का शक्ति प्रदर्शन ईरान पर जारी रहेगा। लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों बेहद गुस्से में आ गए, क्योंकि आप सोचिए आपकी जो सबसे ताकतवर चीज है उस पर ईरान ने अटैक कर दिया है। लेकिन दर्शकों ईरान का यह अटैक अब क्या ईरान के लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितना शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम है, ताकत रखते हैं ईरान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। यही है वो दर्शकों जो मैं आपको बता रहा हूं, यूएसएस अब्राहम। ये 1988 में एनएसएस कंपनी ने बनाया दर्शकों, और 1989 में अमेरिकी सेना में इसे शामिल किया गया। इसकी कीमत करीब दर्शकों 57,000 करोड़ की है। आपको जानकारी दे दें, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप बताई जाती है। 30 साल तक रिफ्यूलिंग नहीं होती। और आपको यह भी बता दें दर्शकों, इसको पूरी तरह से तैयार किया गया, मूव कीजिए इसे,
80 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है, जो आपको इस पोत पर दिख रहे हैं। और यूएसएस अब्राहम अमेरिका के सिर का ताज है दर्शकों। इसे 1988 में अमेरिकी सेना ने बनाया, जो मैंने आपको दिखाया, जिसके बाद अमेरिकी सेना इसे पूर्णतः शामिल कर लेती है 1 साल के अंदर। और 2024 में यूएसएस अब्राहम की कीमत 57,000 करोड़ आंकी गई थी, जो अब बढ़ गई होगी। यह समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस है, जिसकी लंबाई 333 मीटर है, चौड़ाई 76.8 मीटर है और वजन 1 लाख टन के बराबर है दर्शकों। सबसे खास बात क्या, भारी होने के बावजूद इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। यूएसएस अब्राहम लिंकन न्यूक्लियर पावर्ड शिप है और यह भी जानकारी दे दें, 25 से 30 साल तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती और आसानी से 80 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। इसी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया जा रहा है दर्शकों, और कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि अब यह पूरी तरह से मजबूत नहीं है। लेकिन अगर ईरान ने यह हमला किया है दर्शकों, तो क्या यह युद्ध और ज्यादा भड़केगा? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईरान की IRGC ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन जो यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और यूएसए ने इसको वैसे ही नेगेट कर दिया कि वो ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है, और ये इस समय इसकी लोकेशन जो है वो तकरीबन हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 350 से 400 किलोमीटर की दूर है। और एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, इसके साथ डिस्ट्रॉयर चलते हैं, सबमरीन चलती हैं, और इसके डेक के ऊपर F-35 और दूसरे विमान हैं जो किसी भी मिसाइल थ्रेट को हैंडल करने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे पहले भी ईरान ये क्लेम कर चुका है, और ये बेसिकली एक हाइब्रिड ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को यूज़ करके, प्रोपेगेंडा को यूज़ करके अपने लोगों को एक दिलासा देना चाहते हैं, उनका ध्यान जो है हटाने की कोशिश कर। अब दर्शकों मैं बताता हूं, आज ईरान की तरफ से भारत के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है और ईरानी राजदूत ने यह बताया है, ये जानकारी दी दर्शकों। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, यूएई से कर्नाटक, हॉर्मुज से एक और शिप भारत आ गया है, और ये वाकई में भारत की कूटनीति का नतीजा है। इसकी तस्वीर दिखाइए, यही है वो जहाज जो आज कर्नाटक पहुंचा है दर्शकों, देख लीजिए इसे। अब दर्शकों, अलग अलग शिप समंदर में रहते हैं, लेकिन एक क्रू मेंबर है जिसने दावा किया है कि भारत के शिप्स निकलने लगे। सुनिए जरा, सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया, सुनवाइए जरा इसे। अगर ईरान इजराइल का वार होगा, भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। 1,35,000 मैट्रिक टन आप तेल समझ रहे, कच्चा तेल हमारे भारत में आया है। ऐसे ऐसे करके कम से कम 20 जहाज बुलाए गए। सुना दर्शकों आपने, ये सोशल मीडिया पर एक व्लॉग बनाता है क्रू मेंबर और दावा कर रहा है कि समंदर में ऐसे हालात बने हुए हैं। बहरहाल ये आप तस्वीर देखिए, आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सामने आए और कहा कि अमेरिका आने वाले समय में बहुत बड़ा हमला करने वाला है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पीट हेगसेथ। The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not. The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. लेकिन दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए बंद होगा, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खुलने लगे हैं और यह खुशखबरी आई है दर्शकों। आपको जानकारी दे रहा हूं, भारत की कूटनीति के सामने बड़े बड़े देश पीछे छूट गए। अमेरिका हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, लेकिन ईरान, यूएस और नाटो देशों के खिलाफ एक्शन में है और मुस्तबा भी साफ साफ कह चुके हैं कि हॉर्मुज के रास्ते नहीं खुलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह दर्शकों, हॉर्मुज से आज एक और इंडियन शिप ईरान की हरी झंडी के बाद बेहद आसानी से कर्नाटक पहुंच गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस कार्गो शिप पर 3100 टन बिटुमेन लदा हुआ था। इससे पहले दर्शकों, हॉर्मुज के रास्ते 2 तेल शिप भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में 24 जहाज अब भी मौजूद हैं और इन मर्चेंट शिप पर लगभग
23,000 भारतीय नाविक हैं। अभी जीत पूरी नहीं हुई है। इन तमाम लोगों को भारत लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है दर्शकों। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरात राज्य की दूरी है 1000 किलोमीटर और हॉर्मुज से मुंबई की दूरी है 1550 से 1560 किलोमीटर के आसपास। ऐसे में तेल टैंकर की रफ्तार करीब 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर आप शिप की औसतन स्पीड देखेंगे तो वो होती है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो गुजरात के कांडला आने में शिप को 37 घंटे लगेंगे दर्शकों और मुंबई पहुंचने में करीब 53 यानी 2 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। अब आप सोचिए, इतना वक्त लग रहा है और समंदर में हालात ठीक नहीं है दर्शकों। अब मैं आज आपको बताता हूं भारत के जो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब मौजूद हैं, वहां के कैप्टन से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है, सुनिए जरा। अभी रात को जैसे मैं जब अपने ब्रिज के ऊपर गया था तो मैंने देखा कि कंटिन्यूअसली मतलब ईरान से मिसाइल फायर हो रही थी और जो अपना दुबई है, दुबई में शारजाह से इंटरसेप्ट उन लोग ले रहे थे और कंटिन्यूअसली फायरिंग चली। रात को अराउंड 7 बजे से लेके 12-1 बजे तक कंटिन्यूअस फायरिंग चल रही थी। अच्छा, आपके आंखों के सामने से कंटिन्यू फायरिंग आपने देखा? थोड़ा बताएंगे डिटेल्स में कैसा था सिचुएशन और आपके क्रू मेंबर अभी क्या डरे हुए हैं? क्रू मेंबर हैं, मतलब डरे तो नहीं हुए हैं बट ठीक है, दे आर मेंटली स्टेबल एंड दे आर सेफ एंड हम लोग अपनी तरफ से जो भी किसी प्रिकॉशन ले रहे हैं और शिप को जो है एक शेल्टर में है रखे हुए हैं ताकि मतलब हमको ये मिसाइल और ये सब का इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट जोन से अप्रोक्स कितना दूर है आपका अभी वेसल्स? मेरा अभी दूर मतलब लीजिए, अगर यूएई से लिया जाए तो हमारा अभी 24 माइल दूर है और हमारा ईरान से भी सेम ही अपना 20 माइल के दूर के करीब पड़े हैं, बीच में खड़े हैं। बड़ी बात यह दर्शकों कि इस समय जो हालात बने हुए हैं उस पर देश की भी नजर है, क्योंकि आप लोगों को गैस की किल्लत ना हो, सरकार इस पर विचार कर रही है। उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अब देखिए, इजराइल के तेल डिपो पर अटैक हो गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन से अटैक किया गया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इराक जहां पर अमेरिका के रिफ्यूलर्स तैनात थे KC-135 और दर्शकों ये जमीन पर गिरे हैं 4 और जो अमेरिकी नेवी थी, माफ कीजिए अमेरिकी एयरफोर्स थी, उसके 4 जवान मारे गए हैं। खबर यह है और अमेरिका ने भी इस बात को मान लिया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं वो तस्वीर, ये आप देखिए KC-135, यही है वो जहाज जो जल रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। दर्शकों, अमेरिका को ईरान नुकसान पहुंचा रहा है। पहले युद्धपोत पर हमले का दावा और अब कह रहा है कि ये हवा में जो नुकसान पहुंचा है ये भी ईरान ने किया है। दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने वाले अमेरिका को ईरान से जंग में बहुत बड़ा झटका लगा। पश्चिमी इराक के आसमान में बाहुबली क्रैश हो गया है दर्शकों। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस भीषण हादसे में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। जंग के बीच ईंधन भरने वाले फ्लाइंग गैस स्टेशन का गिरना अमेरिका और खुद ट्रंप के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बताया जा रहा है क्योंकि KC-135 रिफ्यूलिंग विमान को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उसके क्रैश होने की खबर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है दर्शकों। दुर्घटनाग्रस्त विमान में 6 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 4 की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि बचे हुए लापता हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआती जांच के बाद साफ कर दिया कि यह हादसा दुश्मन की गोलीबारी या मिसाइल अटैक से नहीं हुआ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, तो क्या ये उसी का नतीजा है? सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री। Iran has no air defenses. Iran has no air force. Iran has no navy. Their missile volume is down 90%. They are exercising sheer desperation in the Straits of Hormuz. Something we're dealing with. We have been dealing with it and don't need to worry about it. We're on plan to defeat, destroy
disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before. अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि स्थितियां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामने आई हैं उसका सीधा असर आप पर पड़ रहा है दर्शक। लेकिन वहां तो दिक्कतें हैं, लेकिन देश में दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? आपका गैस सिलेंडर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? इसकी अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूं और जो सच बताऊंगा वो हैरान करेगा। दिखाइए पहली तस्वीर, ये हापुड़ में देख रहे हैं आप, कालाबाजारी वाले गैस सिलेंडर पकड़े गए। ये समाजवादी पार्टी के नेता के घर पे, दिखाइए जरा फुल फ्रेम, हापुड़ में ये कार्रवाई की गई है। अब चला दर्शकों, इधर पकड़े गए सिलेंडर और इधर समाजवादी पार्टी तुरंत प्रदर्शन में आ गई। देख रहे हैं आप, दावा ये किया जा रहा है कि नेता के घर से सिलेंडर मिले तो सपा प्रदर्शन करने लगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिला विरोधी ये सरकार, योगी हटाओ, देश बचाओ, योगी हटाओ, जय जय जय। अब दर्शकों, अखिलेश यादव भी मैदान में आए और आज उन्होंने कहा लापता सिलेंडर, लापता एलपीजी। सुनवाइए जरा अखिलेश क्या कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस। लेकिन दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने आज निशाना साधा है। सुनवाता हूं आपको बीजेपी क्या कह रही है, सुनवाइए जरा। काला सिलेंडर की कमी है। आज हापुड़ में सपा नेता के यहाँ जिस तरह से सरकार ने कालाबाजारी के लिए रखे गए सिलेंडर पे छापामारी करके पकड़ा है, तो जिहादी मानसिकता भी सामने आ रही है और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जो भ्रम फैला रहे हैं वो भी चीजें सामने आ रही है कि उन्हीं के लोगों के यहाँ सिलेंडर बरामद हो रहे हैं। मुझे लगता है सरकार ने कठोर कार्रवाई की है। लेकिन दर्शकों, इधर आप देखिए जरा, कल्याणपुर बाजार यूपी में 60 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। एक दो जगह नहीं, कई जगह पर कालाबाजारी की जा रही है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब दर्शकों, इधर एटा में लाइव रेड आपको दिखा रहा हूं, जहां पर अधिकारी पहुंच गए और पूछा गया कि आखिर सिलेंडर कहां से आए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम दिखाइए। गैस की कालाबाजारी करने वालों पर डंडा चलना शुरू हो गया है। हापुड़ से शाहजहांपुर तक एक्शन ताबड़तोड़ है। अफवाह फैलाकर कमाई करने वालों पर सरकार सख्त है। जमाखोरों के खिलाफ पूरे देश में ऑपरेशन रेड चल रहा है, क्योंकि आम जनता की सुविधा और सहूलियत का सवाल है। अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के खिलाफ एक्शन लें। देश में ना तो तेल की कमी है और ना ही गैस की, बस जरूरत है सजग और सतर्क रहने की, क्योंकि युद्ध के नाम पर कमाई और सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इसलिए अफवाह पर ध्यान ना दें, अपनी अक्ल लगाएं और घबराहट में कोई कदम ना उठाएं। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, और उल्टा समाजवादी पार्टी के नेता के घर से सिलेंडर मिल रहे हैं। दर्शकों, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। गैस की किल्लत की अफवाह फैलाने वालों पर योगी सरकार सख्त हो गई है। यूपी के हर जिले और तहसील में ऑपरेशन रेड चलाया जा रहा है। हापुड़ में असौड़ा गांव में अब्दुल रेहान के घर पर पुलिस ने छापा मारा। दर्शकों, दिखा रहा हूं मैं आपको। रेहान समाजवादी पार्टी का नेता है और उसके अकेले उसके घर से दर्शकों 55 सिलेंडर बरामद किए गए। सोचिए आप, स्थानीय लोगों का दावा है कि रेहान 2000 रुपए में सिलेंडर बेच रहा था। हालांकि योगी फोर्स के पहुंचने से पहले ही अब्दुल रेहान फरार हो गया। आपको बताएं
जौनपुर के कल्याणपुर बाजार में भी जमाखोरों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। एक गोदाम से 3 अलग अलग कंपनियों के 60 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। एटा में एक रेस्टोरेंट पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने दबिश दी और छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट से 5 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। आपको बताएं, गैस और तेल की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उसी के तहत पूरे राज्य में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेल और गैस के पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। हम भी आपसे अपील करेंगे दर्शकों, इस तरह के जमाखोरों से आप सावधान रहें। सरकार क्या कह रही है आपको सुनवाता हूं। पीजी के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग न करें। सुना दर्शकों, आपको घबराना नहीं है, पैनिक मोड में नहीं आना है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बिहार की तस्वीर दिखाता हूं। दिखाइए जरा, ये अररिया की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। 250 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, 1-2 नहीं 250। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, दिल्ली के पहाड़गंज में सिलेंडर की कालाबाजारी पर पुलिस ने दबिश दी है। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को, एम्बियंस सुनाइए। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जयपुर राजस्थान में 80 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए जरा, यहां सिलेंडर पड़े हुए हैं, दिखाइए इसे भी फुल फ्रेम। अब दिखाता हूं दर्शकों मैं, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगातार कार्रवाई चल रही है। 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। आप सोचिए, इतने सिलेंडर लोगों ने छिपा कर रखे हुए हैं, तो आखिर गरीबों को सिलेंडर मिलेगा कैसे? अब सिलेंडर तो सिलेंडर दर्शक, ये आप देखिए, एक भाई साहब आए और बड़ा सा डब्बा लेकर आए और उसमें पेट्रोल भरवाने लगे। दिखाइए जरा इन्हें भी, देखिए पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा पेट्रोल भरवाते हैं, इसमें लोग इंतजार करते रहते हैं। यही है दर्शकों जमाखोरों की असली तस्वीर। अब दर्शकों सोचिए जरा, अगर ऐसे ही भारत का हर शख्स जमाखोरी करने लगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल वही स्थिति बनेगी दर्शकों जो इस वक्त देश में धीरे धीरे बढ़ रही है। लाइन लगा रहे हैं लोग। तेल और गैस की कालाबाजारी पर दर्शकों सरकार गंभीर है। सभी राज्यों में जमाखोरों पर प्रशासनिक दबिश दी जा रही है और लोग कालाबाजारी कर रहे हैं दर्शकों। बिहार के अररिया में 250 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सोचिए आप, दिल्ली में भी प्रशासन की टीम एक्शन में है। पहाड़गंज समेत कई इलाकों में छापेमारी कार्रवाई हुई। देश की राजधानी में आज 250 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए। सोचिए जरा, दिल्ली में 12 से ज्यादा कालाबाजारी करने वालों को अरेस्ट किया गया है। पहाड़गंज में सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ दर्शकों, और जयपुर में 80 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। घरेलू सिलेंडर से जयपुर में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जयपुर पुलिस ने एजेंसी के कर्मचारी को भी अरेस्ट किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एक पानी के प्लांट से 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। दावा यह कि यहां पर गैस की कालाबाजारी हो रही थी। तमिलनाडु में पेट्रोल की जमाखोरी का बड़ा खुलासा हुआ दर्शक, जिसके बाद सरकार ने पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
केंद्र सरकार की ओर से सभी पंप चालकों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से नियम ना तोड़ने का आदेश है। नियम का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जुर्माना और जेल भी हो सकती है और ऐसे जमाखोरों से आपको सावधान रहना है। सुनिए जरा पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया। 1 लाख रिटेल आउटलेट पर नो फ्यूल ड्राई सिचुएशन हैज बीन रिपोर्टेड। सभी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी के माध्यम से मैं एक इंस्टेंस जो कल तमिलनाडु में हमारी दृष्टि में आया, आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। वहाँ पर एक रिटेल आउटलेट पर लूज कंटेनर में पेट्रोल लिया जा रहा था। आप सभी के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है नागरिकों से कि इस तरह के कार्य करने से बचें। ये सेफ नहीं है और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। उस रिटेल आउटलेट, उस पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। All the retail outlet dealers are also directed to strictly follow the guidelines while dispensing fuel. Any violation will invite very strict action. लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, समाजवादी पार्टी के नेता कालाबाजारी कर रहे हैं, देश में कई लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासत कर रहे हैं। संसद में आज भी मकर द्वार पर प्रदर्शन किया गया। एमएन सुनाइए जरा। सांसद एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर लेकर टीएमसी के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। एलपीजी प्राइसेस, एलपीजी। दर्शकों इधर आप देखिए, आज दिल्ली में चाय बनाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। ये आप देख रहे हैं, चाय बनाई और कहा गैस सिलेंडर खत्म हो रहा है। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों आज संसद में चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे एजेंडा और प्रोपेगेंडा करार दिया। सुनवाइए। मगर एलपीजी के they want to have their own agenda चलाओ, सड़क पर सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो। अब दर्शकों समझिए जरा, विपक्ष इसे लेकर मुद्दा बना रहा है और सरकार को घेर रहा है। यह विपक्ष का काम भी है सियासत करना। लेकिन दर्शकों किस मुद्दे पर सियासत करनी है, गंभीर बात यही है। युद्ध के बीच भारत में तेल और गैस के पर्याप्त भंडार हैं। केंद्र के दावे के बावजूद विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। आज संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली में सिलेंडर की कमी को लेकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे। चूल्हे पर चाय बनाकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लापता गैस कहकर तंज भी कसा। विपक्ष के इस रवैये पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में कटाक्ष किया। निर्मला सीतारमण ने कहा विपक्ष अपना एजेंडा चलाना चाहता है। कहा जिस वक्त वो गैस तेल के मुद्दे पर संसद में बात कर रहे हैं, उस वक्त विपक्ष के नेता सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हैं और एलपीजी के बारे में बातें करते हैं। यही हमारा विपक्ष है। असम के गुवाहाटी से पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया है कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैलाने और दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है। आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। वैश्विक संकट का प्रभाव क्या होता है, ये दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से धैर्य रखने की अपील की और दर्शकों आपको बताएं, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। सुनिए। एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए। आप सुनकर के हैरान हो जाओगे।
लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे, और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है यह दुनिया देख रही है। परेशान है लोग, तमाम रेस्टोरेंट में गैस खत्म हो गई है, समस्या विकराल होती चली जा रही है और इस तरफ ध्यान बजाय इसके कि हल निकालें, जो है सिर्फ प्रोपोगंडा प्रचार से आप किसी चीज को दबा सकते हो क्या? क्या रोज अखबारों में आ रहा है किस तरीके से जनता को दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, और अगर फिर भी कहें ये विपक्ष की वजह से हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आके कहना विपक्ष को दोष मरना, ये वैसे ही हो गया कि अपनी जिम्मेदारी से भागना है। पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोज सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, जिनके घरों में शादियां हैं, उनको चूल्हे जला के अपने बारातियों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगी कि वो अपने अपने सांसदों से कहे कि अभी पार्लियामेंट के बीच में 2 दिन की छुट्टी है, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, वहां पे जाके वो कहे कि आश्वासन दे लोगों को, मीडिया बाइट दे कि आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा थोड़े है कि ये खाली विपक्ष के सांसद या विपक्ष के लोग ही फैला रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी इसका खंडन भी नहीं कर रहे। अपने अपने स्टेट में जाके वो खुद डरे हुए हैं, उनके घर के लोग खुद लाइन लगा रहे हैं। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि भाई अफवाह फैलाई जा रही है, आपको आके जवाब देना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त जो है, जो स्टोर नहीं हो सकती गैस, उसकी व्यवस्था है क्या? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी पूछ रहे हैं कि हमें गैस कैसे मिलेगी। क्या आप भी इस समय परेशान हो रहे हैं गैस को लेकर? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको गैस कैसे बुक करना है, कहां से लेना है, आपको गैस कैसे मिलेगी। लेकिन दर्शकों, इसके लिए आपके पास आधिकारिक कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो इन एजेंसीज का हो सकता है दर्शकों, HP गैस, इंडियन गैस और भारत गैस। अगर आपके घर में रसोई गैस खत्म हो गई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दर्शकों। भारत, इंडियन और HP गैस ने बुकिंग आसान कर दी है। मैं आपको बताता हूं, घर बैठे सिर्फ एक मिस कॉल, SMS या WhatsApp के जरिए मिनटों में आप अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं, अगर आपके घर में भारत गैस कंपनी का सिलेंडर है तो क्या करना है। आपको बता रहा हूं मैं, टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800224344। इस पर आप कॉल करें और गैस को बुक कर सकते हैं। ग्राहकों के लिए 24 घंटे काम करने वाला यह टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गैस बुक कर सकते हैं। और आपको जानकारी दे दें, आपको 7715012345 या 7718012345 पर मैसेज भेजना होगा। अब जानकारी आपको दे, मोबाइल में LPG टाइप करके आप मैसेज भेजिए, और अगर आप WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1800224344 नंबर को अपने फोन में सेव करना होगा और बस हाय लिखकर भेज दें, आपकी बुकिंग हो जाएगी। इसके बाद आती है इंडियन गैस। अगर आप इंडियन गैस कंपनी के ग्राहक हैं तो आप टोल फ्री नंबर लिख लीजिए 1800233355 से गैस बुक कर सकते हैं। इंडियन ने WhatsApp के जरिए भी बेहतरीन सुविधा दी है। आप 9226 पर मैसेज कर गैस को बुक कर सकते हैं। HP गैस के ग्राहकों के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है दर्शकों। आप 1800233355 पर कॉल करें और गैस को बुक करा सकते हैं। 9493602222 पर मिस्ड कॉल देकर भी गैस बुकिंग कर सकते हैं। WhatsApp के लिए नंबर क्या है वो लिख लीजिए 9222201122 पर मैसेज भेज सकते हैं और अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा 8888823456 पर HP गैस लिखकर भेज सकते हैं और इसी नंबर पर कॉल करके आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अगर आपको सिलेंडर चाहिए तो बुक कर सकते हैं।
लेकिन बड़ी बात यह दर्शकों की एक तय समय सीमा रखी गई है, उसी के बीच आपको ये सब करना है। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया। जहाँ तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की, और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है, और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 करोड़ पीएनजी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, और उन सभी को ये सप्लाई इंश्योर की जा रही है। दर्शकों, गैस को लेकर तो भारत सरकार ने कह दिया है कि समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन दर्शकों इस समय दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि उसका इलाज अब तक किसी के पास नहीं है। ईरान के परमाणु बम पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों, लेकिन अब ब्रिक्स देशों की क्या भूमिका होगी इसके बारे में आपको बताऊंगा। दिखाइए पहली तस्वीर। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के पास अब भी वो सारी चीजें हैं जिससे वो परमाणु बम बना सकता है, और यह दावा दुनिया को हैरान करने वाला है दर्शकों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा जून 2025 में बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। यही है वो हमला, और दावा किया था कि सारे यूरेनियम को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन अब इस दावे के बाद आज हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। अब दर्शकों, दावा यह किया गया कि अब भी ईरान ने ऐसी जगह पर उसे छुपाया हुआ है जो अब तक सेव है, यानी सुरक्षित है और ईरान के पास है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दर्शकों, ये अलग अलग जगह पर दावा किया जा रहा है कि यहां पर ईरान के पास वो सारी चीजें हो सकती हैं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं है। लेकिन दर्शकों आपको बताते हैं, जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज जो खुलासा हुआ उससे दुनिया हैरान हो गई है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस के एक दावे ने सनसनी मचा दी। दावा है कि ईरान के पिकैक्स माउंटेन में अंडरग्राउंड बंकर में परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। ईरानी वैज्ञानिक 24 घंटे काम कर रहे हैं। ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने तक का यूरेनियम भी है। सवाल यह है कि जब जून 2025 के हमले में ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, अमेरिकी इंटेलिजेंस के दावों ने ट्रंप के दावे की अब हवा निकाल दी है। अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ईरान के यूरेनियम को जब्त करने के लिए जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। अब सवाल ये, क्या अमेरिका इजराइल की फोर्सेस ईरान में घुसेंगी? अब दर्शकों, ये दावे तो हैरान करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ईरान के पास कहां पर परमाणु ठिकाने। यह है ईरान का नक्शा दर्शकों जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले तालेगन में जहां पर न्यूक्लियर साइट है, अराक में भी न्यूक्लियर साइट है, परचिन में न्यूक्लियर साइट है, फोर्दो और नतांस तो दुनिया को पता है यहां पर है, स्पान में भी न्यूक्लियर साइट है और बुशहर में भी। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि यहां पर अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन दर्शकों, आज जो दावे किए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि ईरान के पास अब भी कहीं जमीन के नीचे परमाणु दबा हुआ है, और यह परमाणु चौंकाने वाला है दर्शकों। देख रहे हैं आप कुछ इसी तरह से।
ईरान में जारी जंग के बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। अटैक में अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद किया था। दावा है कि उस दौरान ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। पिकैक्स माउंटेन में बने अंडरग्राउंड बंकर में यूरेनियम को शिफ्ट किया गया था। और आपको बताएं, माउंटेन नतांज न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल पास में है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है दर्शकों, अंडरग्राउंड बंकर बहुत ही सुरक्षित है। यहां करीब 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को रखा गया है और इस बंकर को B-2 स्टील्थ बॉम्बर से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यहां बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेगा। बंकर पहाड़ में 100 मीटर की गहराई में बनाया गया है। दावा यह कि ईरान के वैज्ञानिक यहां 24 घंटे काम कर रहे हैं। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने इसे लेकर बयान दिया है। कहा, ईरान का आधा यूरेनियम अभी भी सुरक्षित है। और यही चौंकाने वाली बात है दर्शकों, इस यूरेनियम को 60% एनरिच किया जा सकता है और इतने यूरेनियम से 10 परमाणु बम बन सकते हैं दर्शकों। अमेरिकी इंटेलिजेंस के दावे की अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि वो ठीक दावा कर रहे हैं, तो ईरान बहुत तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है और अमेरिका और इजराइल ईरान को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर जब सेना भेजेंगे तभी प्लांट को बंद करा सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस को भेजकर न्यूक्लियर मटेरियल जब्त किया जा सकता है। लेकिन ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, ऐसे में अमेरिका के लिए जंगी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। और इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि अभी स्थिति ईरान के पक्ष में थोड़ी बहुत जरूर है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पिछले साल हमला किया था, जून में कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी ईरान जो है उसने 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया। एक चीज और है, ईरान में कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनको चुन चुन के अज्ञात लोग मार रहे हैं। मोसाद जो इजराइल की है, ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशन इजराइल करता है, कोई दूसरा देश इतने नहीं करता है। तो मेरा अपना मानना है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर हथियार होंगे तब इराक जैसा या लीबिया जैसा या सीरिया जैसा हाल मेरा नहीं होगा। अमेरिका पे डरेगा मुझ पे हमला करने से पहले। लेकिन अमेरिका जो पूरे मिडिल ईस्ट को, क्योंकि ईरान के पास तेल भी है, कंट्रोल करना चाहता है। वो कहता है मैं तभी कंट्रोल करूंगा जब तक उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। जिस दिन आया वो मेरी बात नहीं सुनेगा। लेकिन दर्शकों, इस बीच भारत की बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर अभी भी ईरान के पास परमाणु बम बनाने की शक्ति है तो यह युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन अब पीएम मोदी की एंट्री हो गई दर्शकों, भारत की एंट्री हो गई, क्योंकि मोदी और पेजेश्किन के बीच में बातचीत हुई है और बताया जा रहा है कि इस बातचीत को लेकर भारत ने कहा है कि शांति और बातचीत का सहारा ही लिया जाना चाहिए, युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए। और खबर यह है दर्शकों कि एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच भी काफी लंबी बातचीत हुई है और इसी बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि अब ब्रिक्स देश बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दिखाइए अगली तस्वीर। ये वो ब्रिक्स देश हैं दर्शकों जिसमें भारत है, चाइना है, रशिया है और ये वही देश हैं जो पूरी तरह से इस जंग को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ब्रिक्स में तमाम कंट्रीज जिसमें ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन एक बड़ी बात, अभी इस समय 3 ऐसे देश हैं जो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। वो देश कौन कौन से दर्शकों? वो ब्रिक्स के देश हैं रूस, भारत और चाइना। ईरान में जारी जंग के बीच भारत पूरी तरह से एक्टिव है दर्शकों। 12 मार्च को पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और मोदी ने पेजेश्किन से बातचीत, डिप्लोमेसी से हल निकालने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की। दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच यह चौथी बार बातचीत हुई है। आपको बता रहा हूं मैं, दोनों देशों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को लेकर भी चर्चा की गई है। भारत के तेल और गैस के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने लगे हैं। विदेश मंत्रियों की बातचीत बहुत ही अहम मानी जा रही है दर्शकों। दावा यह कि भारत बैकडोर से डिप्लोमेसी के जरिए शांति की पहल भी कर रहा है। अब बातचीत के दौरान अराक्ची ने ब्रिक्स देशों की भूमिका को काफी अहम बताया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत के साथ साथ रूस और चीन भी जंग रोकने की बात कह चुके हैं।
मोदी से पहले व्लादिमीर पुतिन भी ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात कर चुके हैं। ईरान को भारत, रूस, चीन जैसे देशों की अहमियत का अंदाजा भी है, इसलिए अराक्ची शांति के लिए ब्रिक्स देशों की भूमिका काफी अहम बता रहे हैं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी जंग को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकती है और इस जंग को रोकने के लिए इसलिए ब्रिक्स देशों की तरफ देखा जा रहा है। फॉरेन एक्सपर्ट से आज हमने इसे लेकर बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। का जो इस समय स्टैंड है वो बहुत ही एक न्यूट्रल स्टैंड है और राष्ट्र प्रथम वाला स्टैंड है, जिसके चलते आप देखिए कि चौथी बार दोनों विदेश मंत्री, चाहे वो आराक्ची हो चाहे वहां जयशंकर हो, दोनों के बीच में चौथी बार बात हुई है। वहां पेशकियान की भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत जारी है और इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आज अभी एक खबर आई है कि जब प्रकाश नाम का एक इंडियन फ्लैगशिप वहां से मूव किया है। हालांकि वो अफ्रीका की तरफ जा रहा है, लेकिन वो इंडिया का फ्लैगशिप है और बाकी और 3 इंडिया फ्लैगशिप्स भी उस रास्ते अभी गुजर रहे हैं। तो इस पूरी परिस्थिति में ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना और ब्रिक्स नेशन का आह्वान करना, ये अपने आप में एक सीधी मैसेजिंग है, जहां वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और पुतिन और जिनपिंग का। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, एक तरफ बात की जा रही है कि ब्रिक्स देश इस युद्ध को शांत करवा सकते हैं, लेकिन अभी ईरान में आज जो हमला हुआ है, दर्शकों मैंने आपको दिखाया था, इसको रखिएगा स्क्रीन पर, यहां हमला किया और इस दौरान बड़े नेता मौजूद। तो इस हमले के बाद क्या अब ईरान में और ज्यादा बदले की भावना उत्पन्न होगी? दिखाइए जरा अगली तस्वीर। ईरान ने जैसे ही उस पर हमला हुआ, तेल अवीव पर मिसाइल से अटैक कर दिया। यानी इजराइल और ईरान के बीच में तो हमले जारी हैं दर्शक, वो दोनों देश रुक नहीं रहे। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर में। अब दर्शकों, इजराइल ने फिर से पलटवार कर दिया और ईरान के 200 ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। लेकिन दर्शकों, इस हमले के बाद दुनिया भर में अब चर्चा की जा रही है। हमला तो आपने देख लिया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को सरेंडर करना ही पड़ेगा। भले ईरान कह रहा है खामनेई इज बैक, हम बदला लेंगे, सबकी मौत का बदला लिया जाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सरेंडर तो करना पड़ेगा। ईरान जंग को लेकर ट्रंप ने आज बड़ा दावा कर दिया। G7 देशों के नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक में ट्रंप ने कहा, ईरान लगभग आत्मसमर्पण करने वाला है। एक ऐसे कैंसर को हमने खत्म कर दिया है जो हम सभी को धमकी दे रहा था। ट्रंप ने अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ईरान ने कोई नहीं जानता कि नेता ईरान का कौन है। ऐसा नहीं है जो आत्मसमर्पण की घोषणा कर सके। अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी नहीं है। ईरानी नौसेना, वायुसेना खत्म कर चुके हैं। उनकी मिसाइलें, ड्रोन, सब कुछ तबाह कर दिया है। मैं 47वें राष्ट्र पर उन्हें खत्म कर रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। डोनाल्ड ट्रंप तौर पर मुस्तफा खामनेई रहेंगे। जरूरत पड़ी पर हर मोर्चे पर लड़ने की तैयारी है। खाड़ी देश अमेरिकी अड्डों को बंद कर दें, वरना ईरान अमेरिकी बेस पर हमला करता रहेगा। और दोनों एक दूसरे पर हमला करने की बात अब भी कह रहे हैं। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। A nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. A nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. लेकिन दर्शकों, अभी तक जो तस्वीर आपने देखी वो युद्ध को भड़काने वाली तस्वीर है, क्योंकि अभी भी हमले रुक नहीं रहे। ईरान ने इराक के इरबिल में हमला कर दिया। फुल फ्रेम दिखाई दे रहा है। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। आज जैसे ही फ्रांस के बेस पर हमला हुआ, इमैनुअल मैक्रो भी मैदान में आए। देखिए जरा, उन्होंने कहा है जंग के बीच ऐसे हमले मंजूर नहीं है। यानी अगर फ्रांस पर हमला हुआ, नेटो पर हमला हुआ, तो क्या ये जंग और ज्यादा भड़केगी। दर्शकों, दिखाते हैं आपको, ईरान ने तुर्की में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। दिखाइए जरा, ये है वो तस्वीर। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब इसे समझिए दर्शकों कि अगर यह स्थिति रही कि ईरान अलग अलग देशों पर हमला करता रहा, बेसिस को निशाना बनाता रहा, वो भी नाटो सदस्य देशों को, तो फिर वर्ल्ड वॉर हो सकता है दर्शकों। ईरान अमेरिकी अड्डों को लगातार निशाना बना रहा है
और आपको बता रहा हूं मैं, पिछले 48 घंटे में 3 नाटो देश पर हमला किया गया है दर्शकों। ईरान ने इराक के इरबिल में मिसाइल से हमला किया और ईरान के हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई है दर्शकों। कई फ्रांसीसी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इराक में फ्रांसीसी ठिकाने पर हमले से इमैनुअल मैक्रो नाराज हो गए। मैक्रो ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि यह स्वीकार नहीं है, हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। ईरान ने इराक में ही इटली के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। हमले में इटली के किसी सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है। ईरान ने तुर्की में अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया। यह बेस नाटो के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं की मौजूदगी रहती है। दावा है कि नाटो के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में उड़ा दिया, जिससे नाटो के बेस को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बताएं, ईरान जिस तरह से नाटो देश को निशाना बना रहा है, फ्रांस, इटली, तुर्की जैसे नाटो देश ईरान पर हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा, जो अभी तक रुका हुआ है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह कि अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो चौंकाने वाली है। अगर नाटो देश ने जवाब दिया तो फिर स्थितियां कैसी होंगी, सुनिए। हमने एक्सपर्ट से बात की है, वो क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ईरान के पलटवार से नेटो देश थोड़ा परेशान है, खासतौर से फ्रांस, जिनका एक सैनिक मारा गया। तुर्की भी थोड़ा सा परेशान है कि ईरान तुर्की की तरफ मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन क्या नेटो देश मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि नेटो की मुख्य भूमिका रूस विरोधी रही है। नेटो को जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था तो नेटो के चार्टर 5 में ये लिखा गया था कि नेटो के एक देश पर हमला, नेटो के सभी देशों पर हमला मारा जाएगा और सभी देश जो हैं उसके बाद दुश्मन के ऊपर हावी होने के लिए हमला करेंगे। लेकिन मूल भावना अभी तब भी थी, अभी भी यही है। रूस यानी रूस ने अगर नेटो के देशों पर हमला किया तो। अब दर्शकों, ईरान की हरकत आपने देखी जो नाटो देशों पर हमला कर रहा है। लेकिन दर्शकों, इजराइल भी कम नहीं है। आप कहेंगे क्या कर दिया इजराइल ने? लेबनान पर हमला कर दिया दर्शकों, और दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि अब लेबनान में अटैक की तैयारी। लेकिन दर्शकों, इस बीच ये आपको दिखा रहा हूं आयरन डोम ने कैसे मिसाइल को मार गिराया। पहले आप वो दिखाइए, इसको टाइपो काटिए। ओह माय गॉड, واو قلعتي لو مامين، واو هاي تنكشوت لو مامين تفست ايدي، واو ओह माय गॉड। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक किया गया, देख रहे हैं आप। और इजराइल दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देगा। फुल फ्रेम दिखाइए। दर्शकों, हिजबुल्लाह के 10 हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील कर दिए हैं इजराइल ने। यानी ईरान बेसिस पर हमला कर रहा है और इधर इजराइल हिजबुल्लाह को टारगेट पर ले रहा है। अब दर्शकों, इधर आप देखिए, आईडीएफ ने आज बेरूत में पर्चे गिराए और हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह की अपील की है। इसे जरा फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, अगर नाटो देश पर ईरान हमला करके जंग को और ज्यादा भड़काना चाहता है तो इजराइल भी कम नहीं है। वो हिजबुल्लाह को तो टारगेट कर रहा है, लेकिन यहां ग्रेटर इजराइल की भी बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से जंग में उलझ चुके हैं और आपको बताएं, दूसरी तरफ इजराइल ने नया टारगेट लॉक कर दिया है। इजराइल लेबनान पर अब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के इरादे से यह हमला किया गया। आईडीएफ ने विद्रोहियों के करीब 70 ठिकाने को तबाह कर दिया। इजराइल ने लेबनान में जिन ठिकानों पर हमला किया है दर्शकों, उन ठिकानों को आतंकवादियों का अड्डा बताया है। सिर्फ 30 मिनट में हिजबुल्लाह के 10 हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए हैं।
इसके अलावा लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। इस दौरान हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। अब तक लेबनान में करीब 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू लेबनान पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इजराइल के दुश्मनों का खात्मा होगा और इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े वो जाने को तैयार है। आपको बताएं, अगर ऐसा ही रहा तो स्थितियां और ज्यादा भयावह होंगी। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नेतन्याहू है वो लेबनान पे कब्जा नहीं करना चाहते, परंतु उनको ये मालूम है कि जो ईरान की एक प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, जिसको ईरान $1 बिलियन का बजट देता है हर साल और वो एंटी इजराइल उनको इस्तेमाल करता है। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त मौका है वो हिजबुल्लाह को लेबनान से उठा के जड़ से उखाड़ फेंके। हालांकि लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ किया है कि वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह जो है यहाँ से चला जाए और लेबनान को युद्ध में ना घसीटे। परंतु हिजबुल्लाह ने जो ऑलरेडी सदर्न लेबनान का इलाका कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे उनके गढ़ हैं, उनके हथियार हैं, उनके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनकी आर्टिलरी है, वो सबको इजराइल चाहता है कि वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए और उसके लिए वो एक ग्राउंड कैंपेन भी लॉन्च करने वाले हैं ताकि उनके ऊपर कैप्चर किया जाए। परंतु प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो ऑलरेडी लेबनान की पार्लियामेंट के अंदर हैं और वो बैरूत में रहते हैं। हालांकि इजराइल ने बैरूत के अंदर भी काफ़ी हवाई हमले किए हैं, परंतु फिर भी मेरा ये मानना है कि जो नेतन्याहू हैं वो एंटी इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाना चाहते हैं, वंस फॉर ऑल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, इस बीच एक और खबर आ गई। यानी देश तो कई हैं जो युद्ध में आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी आना चाहता है, मजबूरी में आना चाहता है दर्शकों। और आज ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं सऊदी अरब, जहां पर शहबाज की मुलाकात हुई है प्रिंस सलमान से। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। कुछ दिन पहले सऊदी के रक्षा मंत्री से मुनीर की मुलाकात हुई और अब सऊदी प्रेशर बना रहा है पाकिस्तान पर और कह रहा है कि आपको जंग में आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों की पूरी तैयारी है एक दूसरे को मदद करने की। लेकिन पाकिस्तान इसमें पीछे हट रहा है दर्शकों। ईरान लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है। पहले मुनीर, अब शहबाज सऊदी अरब पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने सऊदी के प्रिंस बिन सलमान से मुलाकात की। इससे पहले मुनीर सऊदी के रक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। शहबाज और प्रिंस सलमान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। आपको बताएं, ईरान के लगातार हमले ने सऊदी प्रिंस की चिंता को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने इससे पहले कहा था कि अगर सऊदी ने मदद मांगी तो पाकिस्तान सऊदी को पूरी सैन्य सहायता देगा। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता हो चुका है, जिसके तहत जरूरी है कि दोनों देश एक दूसरे की ऐसे वक्त में मदद करें। वैसे तो पाकिस्तान अब तक जंग में शांति की रट लगाता रहा है, लेकिन जिस तरह से सऊदी पाक नेतृत्व को लगातार बुला रहा है, संदेश साफ है कि पाक को जंग में उतरना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ, सऊदी की तरफ से पाक ईरान पर हमले कर सकता है। ऐसी स्थिति में ईरान भी पाकिस्तान पर पलटवार करेगा। ईरान की मिसाइलें पाक में तबाही मचा देंगी। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही है। ऐसी स्थिति में पाक 2 फ्रंट पर वॉर से बचना चाहेगा। अब दर्शकों, युद्ध को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन इस युद्ध में भारत ने कहा है शांति ही एक समाधान है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है संत प्रेमानंद जी महाराज से। वो कहते हैं, विजेता वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा होने की हिम्मत रखता है। जीवन की राह में ठोकरें आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब इंसान गिरता है तब उसे अपने भीतर की असली ताकत का एहसास होता है। हार हमें सिखाती है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और कैसे खुद को बेहतर बनाया जाए। जो लोग गिरने से डरते हैं वो आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन जो हर असफलता के बाद फिर से कोशिश करता है, वही असली विजेता बनने की ताकत रखता है। याद रखिए, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।